मुझे लिविंग रूम में अकेला देखकर उन्होंने हैरानी से पूछा, मुगे तुम्हारे पापा और बहनें कहाँ गए? मैंने उदास होकर जवाब दिया, मुझे नहीं पता, जरूर कोई बहुत जरूरी काम आ गया होगा जो वे इस तरह अचानक चले गए। बोरियत महसूस होने पर मैंने अपना फोन खोला और टिकटॉक स्क्रॉल करने लगा। तभी एक लाइव स्ट्रीम ने मेरा ध्यान खींचा। वह मुयुशु थी जो चुपके से लाइव स्ट्रीम कर रही थी। उसका टाइटल सचमुच चौंकाने वाला था, जैसा बर्तन वैसा ढक्कन, गहरा और अटूट प्यार हमेशा हमेशा के लिए। सिस्टम ने भी स्वाभाविक रूप से इसे देखा और हैरान हुए बिना नहीं रह सका। ऐसा लगा कि अचानक उनमें अक्ल आ गई है। उन दोनों का पर्दाफाश करने के लिए चुपके से लाइव स्ट्रीम करने की हिम्मत करना, यह वाकई काफी दिलचस्प लग रहा था। मैंने थोड़ा अजीब महसूस करते हुए कहा, एरगू मुझे लगा है कि उन बहनों के पीछे कोई छुपा हुआ मास्टरमाइंड है जो उनका मार्गदर्शन कर रहा है, वरना उनके दिमाग के हिसाब से वे कभी ऐसा नहीं सोच पाती। सिस्टम को भी शक हुआ। वाकई कहानी प्लॉट के अनुसार उन दोनों लड़कियों को इतना समझदार नहीं होना चाहिए था। सिस्टम की बात सुनकर मुझे भी शक होने लगा। एरगू जल्दी से चेक करो कि उनके पीछे वह छुपा हुआ मास्टर कौन है, मैंने गंभीर चेहरे के साथ कहा। सिस्टम ने जवाब दिया, होस्ट मैंने अभी चेक किया है और यहाँ बाहर का कोई मास्टर नहीं है। बस बात इतनी है कि उनका दिमाग अचानक चमक गया और उन्होंने रास्ते में ही पूरी प्लानिंग खत्म कर ली। क्या ऐसा भी मुमकिन है? क्या दिमाग ऐसे ही अचानक आ जाता है? मैं पूरी तरह हैरान दिख रहा था और सिस्टम भी उतना ही उलझा हुआ था। लेकिन यही सच था, जब से उन्होंने बेवकूफ बनना बंद किया था उनकी एक्टिंग स्किल्स भी आसमान छूने लगी थी। मैंने अपना फोन बंद कर दिया और सोफे पर पूरी तरह पीछे की ओर झुकर आंखें बंद कर ली। इसमें निश्चित रूप से कुछ गड़बड़ थी, वरना कहानी अपने रास्ते से 10,000 मील दूर कैसे भटक जाती। पास ही खड़ी सुई ने अपनी हंसी रोकने के लिए जल्दी से अपना मुंह ढक लिया और मन ही मन सोचा, तुम नादान बच्चे, वह छुपे हुए मास्टरमाइंड तुम खुद हो। अगर हमने तुम्हारे मन के विचार न सुने होते तो अब तक हमारा पूरा परिवार बर्बाद हो चुका होता। सिस्टम ने अपनी बात जारी रखी, होस्ट मैंने एक बार फिर चेक किया है और मुझे सच में कोई संदिग्ध नहीं मिला। चलो बस इंतजार करते हैं और देखते हैं। लेकिन वैसे भी मु परिवार का पहला बड़ा संकट अभी के लिए टल गया है। वह नकली छोटा मालिक निश्चित रूप से कुछ समय के लिए तुम्हें नुकसान पहुंचाने की हिम्मत नहीं करेगा। लेकिन तुम अभी भी नाखुश क्यों लग रहे हो? मैंने एक लंबी और भारी सांस छोड़ी। खुश होने वाली क्या बात है? क्या तुमने अभी अभी नहीं कहा था उस लड़के ने एक द्वीप खरीदने के लिए पूरे 50 मिलियन युआन खर्च कर दिए और मैं उनका सगा बेटा हूँ। मुझे घर आए कई घंटे हो चुके हैं, फिर भी किसी ने मेरे हाथ में कुछ 100 मिलियन नहीं थमाए ताकि मैं भी खेलने के लिए एक द्वीप खरीद सकूं। इसीलिए मैंने तुमसे कहा था। इस तरह का असामान्य दिमागी काम जितनी तेजी से बढ़ता है उतनी ही जल्दी गायब भी हो जाता है। जब वह नकली छोटा मालिक वापस आएगा तब देखना, मुझे यकीन है कि पूरा परिवार फिर से आंख मूंद कर उसका बचाव करेगा। सूही का दिल एक पल के लिए थम गया। मुबाइकवान ने एक द्वीप पर 50 मिलियन युआन खर्च किए। उसे इस बारे में कुछ क्यों नहीं पता था? उसे वह पैसा किसने दिया? मु परिवार का पैसा आसमान से नहीं टपका। भले ही वह और उसके पति बाइकवान को बहुत लाड़ प्यार करते थे और उसकी हर मांग पूरी करते थे, लेकिन उन्होंने उसे कभी इस हद तक नहीं बिगाड़ा था। जब वह लौटेगा तो उसे इस बात का स्पष्टीकरण देना होगा। उसी पल मुबाइकवान एक खूबसूरत महिला के साथ घर में दाखिल हुआ। जब मुबाइकवान ने मुझे देखा तो उसकी आंखों में एक पल के लिए घमंड की चमक औंधी और भले ही वह सिर्फ एक सेकंड के लिए था, वह मेरी नजर से नहीं बचा। वह सूही के पास आया और चिंतित लहजे में बोला, मम्मी क्या मैंने आपसे पहले नहीं कहा था? वह एक अशुभ इंसान है, अपने साथ बदकिस्मती लेकर आता है। उसका पूरा शरीर दुर्भाग्य से भरा हुआ है। उसके बगल में खड़ी महिला ने भी सोफे पर बैठे मेरी तरफ एक तिरछी नजर डाली और चिढ़कर कहा, मम्मी आप उसे इस घर में क्यों लेकर आई? क्या हमने पहले ही इस बात पर सहमति नहीं जताई थी? भले ही वह सच में वही है जो आप कह रही हैं, फिर भी आपको उसे इस तरह सीधे घर नहीं लाना चाहिए था। वह एक और बेवकूफ जिसका उस नकली प्रोडक्ट ने ब्रेन वॉश कर दिया है। एरगू यह लड़की कौन है? इसके बारे में कोई मसालेदार खबर है क्या? मैंने मन ही मन पूछा। सिस्टम ने तुरंत जवाब दिया, होस्ट वह मु परिवार की तीसरी संतान मुतांगचुन है जो फिलहाल एक स्की इंस्ट्रक्टर है। जहाँ तक उसके बारे में अफवाहों का सवाल है, मुझे चेक करने के लिए थोड़ा समय दीजिए। मैंने मुतांगचुन पर एक नजर डाली, फिर ठंडे लहजे में कहा, मुझे नहीं पता कि यह अंधी बेवकूफ कहाँ से दरवाजे के अंदर कदम रखते ही ऐसी बकवास करने लगी। यह सुनकर मुतांगचुन पूरी तरह दंग रह गई। तुम मनहूस, तुम्हारी मुझे गाली देने की हिम्मत कैसे हुई? वह बहस करने के लिए अपना मुंह खोलने ही वाली थी कि उसने मेरी अंदर की आवाज सुनी। मम्मी सु काफी ठीक लगती है और बूढ़े मुंह भी इतने बुरे नहीं है, तो उन्होंने बच्चों के ऐसे दिमागहीन झुंड को कैसे जन्म दे दिया? उन्होंने शायद कभी डीएनए टेस्ट नहीं कराया है ना? उन्हें इसके लिए समय निकालना चाहिए। कौन जानता है, हो सकता है कि वे उनके सगे बच्चे भी न हो। शायद पैदा होते ही उन्हें बिना जाने बदल दिया गया हो। मुतांगचुन पहले तो हैरान रह गई। साफ तौर पर उसने मेरा मुंह हिलते हुए नहीं देखा था, लेकिन वह आवाज बेहद असली और साफ थी। लेकिन यह सोचकर कि मैंने उसका इतना घोर अपमान किया था, वह तुरंत इतनी गुस्से में आ गई कि उसका सीना फटने लगा। मुझे तुम बदतमीज लड़के। लेकिन जहाँ तक अंदर के विचारों का सवाल था, वह उनके बारे में एक शब्द भी नहीं बोल सकती थी। मुतांगचुन को अब इन सब बातों की परवाह नहीं थी, क्योंकि उसका पहले कभी इस तरह अपमान नहीं हुआ था। उसने यहाँ आकर मुझे एक बड़ी बहन की तरह सबक सिखाने के लिए पीटने का मन बना लिया। लेकिन ठीक उसी समय सूही ने सही समय पर हाथ बढ़ाकर उसे रोक दिया। वह गुस्से में दहाड़ी, मुतांगचुन जरा देखो तुम इस वक्त इस हालत में हो। मुगे अभी अभी वापस आया है और उसकी सगी बहन होने के नाते तुम उससे ऐसी बातें कैसे कह सकती हो? मुगे से इसी वक्त माफी मांगो, अभी के अभी। मुतांगचुन को अपनी ही कानों पर यकीन नहीं हो रहा था। मम्मी आप क्या कह रही हैं? कैसा सगा भाई? शुरू से ही मेरा इकलौता भाई सिर्फ बाइकवान रहा है और सिर्फ वही रहेगा। मैं इसके जैसे किसी इंसान को कभी अपना छोटा भाई नहीं मानूंगी। सूही यह
सुनकर गुस्से से इतनी आग बबूला हो गई कि वह लगभग बेहोश होने वाली थी। मुतांगचुन, तुम्हारी परवरिश कहाँ गई? क्या तुम्हारे पिता और मैं तुम्हें आमतौर पर यही सिखाते हैं? मुगे हमारा सगा बेटा है, जिसका मतलब है कि वह तुम्हारा सगा भाई है। अब मैं तुम्हें आदेश दे रही हूँ, तुरंत मुगे से माफी मांगो। सूही का गुस्सा होना लाजमी था। अगर उसका सगा बेटा न होता तो वो परिवार इस वक्त अंतिम संस्कार की तैयारी कर रहा होता। क्या इस तीसरी बेटी का दिमाग पूरी तरह खराब हो चुका है? मुतांगचुन ने अपना सिर दूसरी तरफ घुमा लिया। उसकी आवाज में जिद थी। मैं नहीं मानूंगी। आप इस आधार पर मुझसे माफी मंगवा रही हैं? वह एक मनहूस है जो हमारे परिवार को बर्बाद कर देगा। क्या बाइकवान ने आपको पहले ही नहीं बताया था? तो क्या हुआ अगर मैंने उसे डांटा? वह इसी के लायक है। सूही गुस्से में अवाक रह गई। उसका हाथ थप्पड़ मारने के लिए उठ गया। एन मौके पर बाइकवान आगे बढ़ा और मुतांगचुन को अपने पीछे छुपाने के लिए अपनी बाहें फैला दी। मम्मी प्लीज तीसरी दीदी को मत मारिए। अगर आपको किसी को मारना है तो मुझे मारिए। बड़े भाई अभी अभी लौटे हैं और उन्होंने तीसरी दीदी के प्रति कोई सम्मान नहीं दिखाया। यह भी बहुत अच्छी परवरिश की निशानी नहीं है। तीसरी दीदी ने केवल इसलिए ऐसा कहा क्योंकि वह उनका भला चाहती है, इसीलिए उन्होंने ऐसा बोला। अगर कोई और होता तो तीसरी दीदी परवाह भी नहीं करती। बोलते बोलते उसका गला रुंध गया। उसकी आंखों में आंसू तैरने लगे। अगर सूही अपनी जिद पर अड़ी रहती तो वह वहीं फूट फूट कर रो पड़ता। यह उसका हमेशा का तरीका था और जब भी वह ऐसा करता था पूरे परिवार को उस पर तरस आ जाता था। परिवार का सगा बेटा वापस आ गया होगा तो क्या हुआ? मुतांगचुन को बाइकवान द्वारा बचाए जाने पर और भी ज्यादा अपनापन महसूस हुआ। वह दिल से बहुत प्रभावित हुई। सोफे पर बैठे मेरी तरफ देखते हुए उसका गुस्सा फिर से भड़क उठा। देखो मम्मी, देखो बाइकवान कितना समझदार और विचारशील है। अब उस लड़के को देखो, वह आखिर कर क्या रहा है। उसके वापस आते ही हमारे परिवार पर मुसीबत आ गई। मैंने आपसे बहुत पहले ही कहा था कि वह एक मनहूस के अलावा कुछ नहीं है। सूही गुस्से से तमतमा उठी। अपना मुंह बंद करो, मुझे कोई मनहूस नहीं है। बाइकवान ने शिकायत के आंसू बहाए। मम्मी प्लीज गुस्सा मत होइए, यह सब मेरी ही गलती है। यह सब इसलिए है क्योंकि मैं काफी अच्छा नहीं हूँ। मुतांगचुन ने बाइकवान को गले लगा लिया और उसके आंसू पोंछे। बाइकवान, तुमने क्या गलत किया? इसका तुमसे कोई लेना देना नहीं है। गलती उस लड़के की है। वह सिर्फ एक बेशर्म मनहूस है। उसकी वजह से हमारा परिवार एक जंग के मैदान में बदल गया है। फिर भी वह वहाँ ऐसे बैठ सका है जैसे कोई मुर्दा हो। चाहे कुछ भी हो जाए, मैं उसे कभी इस घर में नहीं रहने दूंगी। हमें उसे हर कीमत पर बाहर निकालना होगा। मैंने अपने गुस्से को दबाने के लिए कुछ गहरी सांसें ली और सोफे पर पीछे झुकर आंखें बंद कर ली। यह तीसरी बहन सचमुच बिना दिमागी है। बाइकवान द्वारा एक ढाल की तरह इस्तेमाल की जा रही है और फिर भी वह इतनी घमंडी है। उसे बस गंदगी उगलना आता है। वह सड़क के किसी आवारा कुत्ते से भी बदतर है। मुतांगचुन का फिर से अपमान हुआ था। इस बार उसने अपना सारा धैर्य खो दिया और गुस्से में पैर पटकती हुई आगे बढ़ी। मुझे अगर तुम्हें कुछ कहना है तो मेरे मुंह पर कहो। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? अगर तुम में इतनी हिम्मत है तो जरा खुलकर बोलो। मुतांगचुन गुस्से से मरी जा रही थी। वह उन अपमानों पर प्रतिक्रिया दे रही थी जो उसने अपने दिल में सुने थे। मुझे लगा कि उसे कोई दौरा पड़ रहा है क्योंकि वह केवल आधे वाक्य बोल रही थी और मैंने अपने मन में एक शांत सांस ली। तुम मुझसे बात करने के लायक नहीं हो। मैं एक इंसान हूँ जबकि तुम सिर्फ एक आवारा कुतिया हो। अलग अलग प्रजातियों के बीच बातचीत में रुकावट होना स्वाभाविक है, समझी? मुतांगचुन पूरी तरह पागल हो गई और तब तक चीखती रही जब तक कि उसका गला नहीं बैठ गया। वह मुझे मारना चाहती थी, ऐसी मार जो मौत तक न रुके। लेकिन जब उसने अपने बगल में अपनी माँ की तीखी नजर देखी तो वह लड़खड़ा गई। गुस्से को बाहर निकालने का कोई रास्ता न होने के एहसास ने उसे पूरी तरह तोड़ दिया। बाइकवान ने तीसरी दीदी की असहज स्थिति को भांप लिया और जल्दी से आगे आया। मेरी तरफ बेहद दुखी अभिव्यक्ति के साथ देखने लगा। भाई प्लीज बस दीदी से माफी मांग लो। तुमने सचमुच उन्हें बहुत नाराज किया है। प्लीज अब मुसीबत खड़ी करना बंद करो। परिवार एक बड़े संकट का सामना कर रहा है और वह पहले से ही बहुत दुखी और उदास है। मैं सोफे पर तुरंत 1 मीटर दूर खिसक गया और ऐसे उल्टी करने का नाटक करने लगा जैसे मुझे सच में उल्टी आ जाएगी। मम्मी, इस नकली इंसान से इतनी बदबू आ रही है कि इसकी जरा सी महक से ही मुझे उल्टी आने लगी है। यह सुनकर बाइकवान का चेहरा तुरंत पीला पड़ गया। भाई, क्या तुम मुझसे नफरत करते हो? मैंने अपने सीने को पकड़ते हुए सिर हिलाया। भाई, थोड़ा और कॉन्फिडेंट रहो। मैं तुमसे पूरी तरह नफरत करता हूँ। बाइकवान को उम्मीद नहीं थी कि मैं इतनी बेबाकी से इसे स्वीकार कर लूंगा। क्या मुझे कम से कम थोड़ा नाटक नहीं करना चाहिए था? वह इस बात का पलटवार कैसे करे? उसने पहले कभी ऐसी स्थिति का सामना नहीं किया था। एक मास्टर, यह लड़का वाकई उस्ताद था जिसने बाइकवान को कुछ पलों के लिए पूरी तरह अवा कर दिया। मुतांगचुन ने बाइकवान को अन्याय सहते देखा और मेरे विचारों को सुनने के बाद उसका गुस्सा पूरी तरह से फट पड़ा। मुझे नाटक करते रहो, खुद देखो देखो तुमने क्या शानदार चीजें खड़ी कर दी हैं। ऐसा कहते हुए उसने अपना फोन निकाला, समाचार का वह पेज खोला जिसे वह अभी पढ़ रही थी और उसे मेरे चेहरे के सामने लहराया। देखो, ध्यान से देखो, खबर हर जगह फैली हुई है। इसमें जुड़वा बहनों के किडनैप होने, युशु के मिसकैरेज होने और अपनी सबसे अच्छी दोस्त को फंसाने और मुंगोक डीएप द्वारा अपनी ही बहन के बॉयफ्रेंड को चुराने की बात की जा रही है। अगर तुम्हारे जैसा मनहूस वापस नहीं आता तो हमारा परिवार ऐसी स्थिति में क्यों होता? मैंने उस पर सिर्फ एक सरसरी नजर डाली, फिर उसे ऐसे देखा जैसे वह कोई बेवकूफ हो। क्या तुमने अभी तक पेज को रिफ्रेश नहीं किया है? मैंने अपने मन में एक ठंडी हंसी हंसी। क्या यह महामूर्ख अनपढ़ है? बाइकवान मेरे इस रवैये से दंग रह गया। एक गरीब कंगाली जो सालों से बाहर भटक रहा था, अपनी आंखों के सामने साफ सबूत होने के बावजूद वह मानने से इनकार कर रहा है। तीसरी दीदी, प्लीज गुस्सा मत होइए और भाई को दोष मत दीजिए, वह भी ऐसा नहीं चाहते थे। चलो बस पापा के घर आने का इंतजार करते हैं और फैसला करते हैं। मुतांगचुन हताशा में हंस पड़ी। बाइकवान, तुम सचमुच बहुत दयालु हो। यह लड़का वाकई बहुत
अनपढ़ है, आज मुझे इसे सबक सिखाना ही होगा। तुमने पेज रिफ्रेश नहीं किया। ठीक है, मैं इसे अभी तुम्हारे सामने करूंगी। मैं इसे तुम्हारे देखने के लिए रिफ्रेश करूंगी। देखते हैं तुम कैसे। इस मोड़ पर मुतांगचुन अपनी बात पूरी नहीं कर सकी। वह अपने फोन को घूरती रह गई। उसकी आंखें पूरी तरह फैल गईं। कैसे, यह कैसे हो सकता है? इस समय तीसरी बहन मुतांगचुन की आंखें फोन की स्क्रीन पर टिकी थीं। उसके चेहरे पर पूरी तरह से अविश्वास था। उसका छोटा हाथ पागलों की तरह स्क्रीन को स्क्रॉल कर रहा था। कुछ ही समय पहले उसने स्पष्ट रूप से हर जगह मु परिवार की दुखद स्थिति के बारे में खबरें देखी थीं, लेकिन पेज को रिफ्रेश करने के बाद सब कुछ पूरी तरह क्यों बदल गया था? भले ही मु परिवार अभी भी प्रमुख सर्च इंजनों पर शीर्ष स्थानों पर था, लेकिन सामग्री की दिशा पूरी तरह से बदल चुकी थी। मु परिवार ने एक महान काम किया है। पुलिस को एक बड़े आपराधिक गिरोह को गिरफ्तार करने में मदद की। मु परिवार की जुड़वा बहनों को नकली दोस्तों द्वारा फंसाया गया था। वे म्यांमार में बेचे जाने ही वाली थीं। मु परिवार ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित कर घोषणा की कि उन्हें अपना खोया हुआ सगा बेटा मिल गया है और मु परिवार के भाग्यशाली सितारे मुझे की बदौलत यह संकट टल गया, जिसने सब कुछ बदल दिया। वे एक भव्य स्वागत समारोह आयोजित करने की योजना भी बना रहे थे। मुतांगचुन जितना ज्यादा पढ़ती गई, उसके चेहरे के भाव उतने ही बदसूरत होते गए। ऐसा लग रहा था मानो उसका आसमान ही ढह गया हो। बाइकवान ने पहले ही इसकी जांच कर ली थी। पूरी सच्चाई वहाँ साफ साफ लिखी थी। मुझे साफ तौर पर एक मनहूस है, तो पापा क्यों कह रहे हैं कि वह सौभाग्य लेकर आया है? उन दोनों जुड़वा बहनों ने पासा पलटने के लिए अपनी समझदारी का इस्तेमाल किया। इसमें मुगे का क्या लेना देना है? उसके बगल में बाइकवान ने मुतांगचुन के चेहरे पर आए उस बदसूरत भाव को देखा और अपने दिल में थोड़ा और घमंड महसूस करने लगा। उसे लगा कि तीसरी दीदी ऑनलाइन नकारात्मक खबरें देखकर इतनी गुस्से में है। मुगे को मनहूस होना चाहिए, जबकि मैं पूरे परिवार द्वारा लाड प्यार पाने वाला बना रहूंगा। यह सोचकर उसने मुतांगचुन को सांत्वना देने का नाटक भी किया। तीसरी दीदी, प्लीज ज्यादा गुस्सा मत होइए, भाई वैसे भी नहीं समझेंगे। वह बस घर आए और फिर परिवार को इस संकट का सामना करना पड़ा। एक बार जब उन्हें सच्चाई का पता चलेगा तो वह निश्चित रूप से आपसे माफी मांगेंगे। लेकिन मुतांगचुन ने उसकी बातों को सुना ही नहीं। उसने चुपचाप फोन उसकी तरफ बढ़ा दिया। बाइकवान, अपना फोन चेक करो, खबरें क्यों बदल गई हैं? बाइकवान को इसकी बिल्कुल परवाह नहीं थी और अपना फोन निकालते हुए उसने मुतांगचुन की स्क्रीन पर एक नजर डाली और उदासीन लहजे में बोला, दीदी हमारी खबरें एक जैसी ही होंगी। यह गलत नहीं हो सका, यह संभव ही नहीं है। कि शब्द उसके गले में ही अटक गए। उसकी पहले से ही छोटी आंखें अचानक बाहर निकल आईं और उसका मुंह खुला का खुला रह गया। यह किस तरह की खबर है? यह कैसे संभव है? उसने जल्दी से अपना फोन खोला, वेबसाइटों को बार बार रिफ्रेश करने की पूरी कोशिश की और फिर उसका चेहरा भी मुतांगचुन जैसा ही हो गया। असंभव, यह बिल्कुल नहीं हो सका। अभी अभी जब वे कार में थे उसने साफ देखा था। हर कोई कह रहा था कि मु परिवार की दो सबसे छोटी बेटियां खत्म हो चुकी हैं। मु परिवार बड़ी मुसीबत में था। मु परिवार एक विनाशकारी आपदा का सामना कर रहा था, लेकिन स्थिति ने पूरी तरह 180 डिग्री का मोड़ क्यों ले लिया है? मैंने एक ठंडी हंसी हंसी, यह असंभव क्यों होगा? मु परिवार मुसीबत में नहीं है। तुम बहुत खुश नहीं लग रहे हो, है ना? तभी बाइकवान को एहसास हुआ कि उससे गलती हो गई है। उसने जल्दी से विरोध किया, भाई तुम मेरे बारे में ऐसा कैसे कह सकते हो? मेरा वह मतलब नहीं था। मेरा मतलब था कि मैं। बाइकवान बिना किसी तुताल के बड़बड़ाने लगा। मैं मजाकिया अंदाज में हंसा, मुझे हर मौके पर बड़ा भाई मत कहो। मैं तुम्हारे जैसे सफेद कमल व्हाइट लोटस भाई पर अपना हक जताने की हिम्मत नहीं करूंगा। सोफे पर पीछे झुके हुए मैंने एक बेबस सांस ली। ऐसा लगा है कि इस नकली इंसान की एक्टिंग स्किल्स इतनी भी अच्छी नहीं है। वह डर के मारे पहले ही बेनकाब हो चुका है। लेकिन सुई और तीसरी बहन की हालत को देखकर लगा है कि उन्हें इसकी परवाह भी नहीं है। वैसे भी मूल कहानी लॉर्ड में वह नकली इंसान जो कुछ भी कहता है उसे परम सत्य माना जाता है। पूरे परिवार को वह अपनी उंगली पर नचाता है और एक एक करके सब बिना दिमाग के बेवकूफ बन जाते हैं। मुतांगचुन का इरादा बाइकवान का पक्ष लेने का था, लेकिन मेरे अंदर के विचारों को सुनने के बाद वह एक शब्द भी नहीं बोल सकी। उसका दिमाग थोड़ा साफ होने लगा था। इस समय उसने बाइकवान में भी कुछ गड़बड़ महसूस की। परिवार मुसीबत में नहीं है तो क्या उसे खुश नहीं होना चाहिए था? तो वह अभी थोड़ा नाखुश क्यों दिख रहा था? कुछ समझ न आने पर मुतांगचुन ने अपनी माँ की तरफ देखा। सुई गंभीर चेहरे के साथ आगे बढ़ी और ठंडे लहजे में बोली, तीसरी बेटी अपने भाई से माफी मांगो। मैंने पहले ही कह दिया है, मुगे इस परिवार का हिस्सा है। जो कोई भी दोबारा उस पर कीचड़ उछालने की हिम्मत करेगा, मुझसे रहम की उम्मीद मत रखना। बोलने के बाद वह बाइकवान की तरफ निराशा से सिर हिलाते हुए देखने लगी। यह वह बेटा था जिसे उसने अपने हाथों से पाला था। ऐसा लगा है कि वह बिल्कुल भी सीधा नहीं है। मैंने कोई भावना नहीं दिखाई, सोफे पर पीछे झुक गया, लेकिन अंदर ही अंदर मेरे मन में भारी लहरें उठ रही थीं। यह क्या हो रहा है? सुई वास्तव में मेरा बचाव करने के लिए बोल रही है क्या? उसे बाइकवान पर भरोसा नहीं होना चाहिए था। यह गलत है, यह पूरी तरह से असामान्य है। सुई ने उन विचारों को सुनकर एक सांस ली और उसे और भी ज्यादा शर्मिंदगी महसूस हुई। क्या मैं सचमुच वैसी माँ थी? गोद लिए हुए बेटे का पक्ष लेना, अपने सगे बेटे को नजरअंदाज करना, हमेशा उसे अपनी आंखों में खटते हुए देखना, यहाँ तक कि अंत में सड़कों पर उसकी दर्दनाक मौत हो गई। लेकिन गनीमत है कि मैं अब जाग गई हूँ। भविष्य में मुझे अपने इस सगे बेटे की कई गुना ज्यादा भरपाई करनी होगी। मुतांगचुन डरते डरते पास आई। मुझे माफ कर दो, मैं अभी गलत थी। मैंने पूरी तरह से उदासीन भाव से अपना हाथ हिलाया। मुझे परवाह नहीं है जब तक तुम खुश हो। लेकिन अंदर ही अंदर मैं ठंडी हंसी हंस रहा था। माफी मांगने पर मजबूर होने के बाद वह निश्चित रूप से मन ही मन बहुत गुस्सा महसूस कर रही होगी, है ना? सोच रही होगी कि मैं उसकी माफी के लायक नहीं हूँ, है ना? खैर, मुझे वास्तव में इसकी बिल्कुल परवाह नहीं है। वैसे भी अगली बार जब वह नकली इंसान मुझे फंसाएगा तो वे फिर से उसी का साथ देंगे।
होंगे उस समय मैं उनसे पूरी तरह से नाता तोड़ सका हूँ। यह जेब खर्च लूंगा और बहुत दूर उड़ जाऊंगा। परफेक्ट। मुतांगचुन को उम्मीद नहीं थी कि मेरे ऐसे विचार होंगे। मैंने पहले ही माफी मांग ली है तो वह अभी भी इतना चिढ़ा हुआ क्यों दिख रहा है? तो उसके वापस आने का इकलौता मकसद सिर्फ ऐसा था। अगर ऐसा है तो मम्मी और पापा को उसे पैसे देकर यहाँ से विदा कर देना चाहिए ताकि यह सब खत्म हो। सूही का दिल और भी ज्यादा दुखने लगा। मेरा सगा बेटा इस परिवार से पहले ही इतना निराश हो चुका है। चाहे कुछ भी हो जाए मैं उसे मुँह का घर छोड़कर जाने नहीं दे सकती। वह मेरा सगा बेटा है। मुँह परिवार की हर चीज उसी की होनी चाहिए। उसने नजर घुमाई। मुँह बाइकवान को अभी भी पागलों की तरह अपने फोन को स्क्रॉल करते हुए देखा और उसके दिल का गुस्सा फिर से भड़क उठा। मुँह बाइकवान तुम अभी भी क्या ढूंढ रहे हो? मुँह परिवार ठीक है क्या? तुम सचमुच इस बात से इतने नाखुश हो? यह सुनकर मुँह बाइकवान ने जल्दी से अपना फोन छुपाया और बेहद दुखी होने का नाटक करते हुए सफाई दी। मम्मी आपको मुझ पर विश्वास करना होगा। मैं बिल्कुल भी नाखुश नहीं हूँ। मैं तो बस यह देख रहा था कि छोटी बहनों ने खलनायकों के खिलाफ कैसे लड़ाई लड़ी। मुझे उन पर बहुत गर्व महसूस हो रहा है और मैं थोड़ा डरा हुआ भी हूँ। सूही का चेहरा ठंडा था। अतीत में उसने जो कुछ भी कहा होता वह बिना किसी झिझक के तुरंत उस पर विश्वास कर लेती, लेकिन अब उसने मुँह बाइकवान की तरफ इशारा किया और कहा तुमने अभी अपने भाई पर कीचड़ उछाला था, अब जाओ और अपने भाई से माफी मांगो। मुँह बाइकवान पूरी तरह दंग रह गया। उसे शक हुआ कि उसने सही सुना है या नहीं। मम्मी आपने अभी क्या कहा? आप मुझे उससे माफी मांगने के लिए कह रही हैं? मुँह बाइकवान ने जानबूझकर उससे शब्द पर जोर दिया, मानो सूही को याद दिला रहा हो कि उसने बोलने में कोई गलती की है। लेकिन सूही ने अपने गुस्से को दबाया और एक बार फिर दोहराया, हाँ मैंने कहा जाओ और मुझे से माफी मांगो। अभी इसी वक्त मुँह बाइकवान एक बार फिर डर और झटके से भर गया। यह बूढ़ी औरत सूही मुझ पर चिल्लाने की हिम्मत कर रही है और वह मुझे उस मनहूस से माफी मांगने के लिए भी मजबूर कर रही है। पहले वह बार बार कहती थी कि भले ही उसका सगा बेटा वापस आ जाए वह फिर भी मेरे साथ पहले जैसा ही व्यवहार करेगी। साफ तौर पर वे सब झूठ के सिवा कुछ नहीं था। मुझे तुम बस मर क्यों नहीं जाते? लेकिन चाहे वह कितना भी गुस्से में क्यों न हो या कितना भी असहज महसूस कर रहा हो, उसे अभी भी सब बर्दाश्त करना था और नाटक जारी रखना था। भाई मुझे माफ कर दो, प्लीज मुझे माफ कर दो। तुम्हारे वापस आते ही परिवार पर एक बड़ा संकट आ गया। यह सचमुच एक बहुत बड़ा इत्तेफाक था। मुझे ज्यादा नहीं सोचना चाहिए था। बात बस इतनी है कि मैं बहुत चिंतित था। मुँह बाइकवान के तानेबाजी और छुपे हुए शब्द इतने साफ थे कि कोई बेवकूफ भी उन्हें पहचान सका था। वह दिल से बिल्कुल भी गंभीर नहीं था। मैंने ऊपर देखने की झमक नहीं उठाई। भौंकने वाले कुत्ते, अगर तुम माफी नहीं मांगना चाहते तो मत मांगो। इस तरह की नकली दोहरी बातें सचमुच उल्टी आने जैसा एहसास कराती हैं। और इतना चिंतित होने का नाटक करना, किस बात की चिंता? भगवान ही जाने कि यह पूरा खेल तुमने खुद ही रचा था या नहीं। जब मुसीबत आती है तो तुम्हें बस बातें करना आता है। अगर तुम सचमुच इतने चिंतित थे तो तुमने उन दोनों जुड़वा बहनों को फोन क्यों नहीं किया? या तुम पापा को भी फोन कर सकते थे। मुतांगचुन ने मुझे मुँह बाइकवान को डांटे हुए सुना था और उसका इरादा उसके लिए न्याय मांगने का था, लेकिन मेरे अगले आंतरिक विचार को सुनने के बाद वह पूरी तरह दंग रह गई। हाँ, यह लड़का जो कह रहा है वह वास्तव में बहुत तार्किक लग रहा है। अभी रास्ते में वापस आते समय मुँह बाइकवान ने अपना फोन खोला और कहा कि परिवार मुसीबत में है। जैसे ही मुझे खबर की जरा सी भनक लगी, मेरा इरादा तुरंत पापा और छोटी बहनों को फोन करने का था। फिर भी बाइकवान जिद करता रहा कि मुझे फोन नहीं करना चाहिए, यह कहते हुए कि वहाँ सब कुछ पूरी तरह से अस्त व्यस्त होगा और फोन करने से कोई मदद नहीं मिलेगी। उसके बाद बाइकवान मुझे यह सोचने के लिए मजबूर करता रहा कि मुझे एक मनहूस है, लेकिन बाइकवान को ऐसा करने की क्या जरूरत थी? और यह भी ऐसा लगा है कि मैं सचमुच बाइकवान की इस छोटी सी चाल के जाल में फंस गई थी। क्या मैं सचमुच बिना दिमाग की इंसान हूँ? सूही इस पूरी प्रक्रिया के दौरान मुँह बाइकवान को लगातार घूर रही थी और मेरे मन के विचारों को सुनकर उसके दिल का गुस्सा और भी हिंसक रूप से फूट पड़ा। लेकिन अगर वह अभी उसका सामना करती तो वह फिर से रोने और दुखी होने की अपनी पुरानी तरकीब का सहारा लेता और सिर्फ इसके बारे में सोचना ही थका देने वाला था। इसलिए सूही ने मुतांगचुन की तरफ रुख किया। उस समय जब तुम्हें पता चला कि परिवार मुसीबत में है तो क्या तुमने अपने पिता और अपनी दोनों छोटी बहनों को फोन किया था? मुतांगचुन चौंक गई और हकलाते हुए बोली, मम्मी मैंने फोन नहीं किया। सूही की आवाज और भी ठंडी हो गई। क्यों नहीं किया? क्या तुम बहुत चिंतित नहीं थी? मुतांगचुन ने मुँह बाइकवान पर एक नजर डाली, लेकिन उसने तुरंत अपना सिर नीचे कर लिया, मानो उसने उसे देखा ही न हो। मम्मी उस समय यह सचमुच इसलिए था क्योंकि मैं बहुत जल्दी में थी कि ऐसा हो गया। मुतांगचुन जो पहले निश्चित नहीं थी अब की हो गई थी कि वह सचमुच एक दिमागहीन इंसान थी। यह पता चला कि वह वास्तव में मुँह बाइकवान के झूठ पर विश्वास कर सकती थी। यह साफ था क्योंकि उसने उसे गलत दिशा में ले जाया था। फिर भी अब वह मरे हुए होने का नाटक कर रहा था। सूही की नजरें छुरियों की तरह तेज थीं, मानो वह अपनी ही बेटी की खाल उधेड़ देना चाहती हो। मैं तुम्हारे जैसी बेवकूफ बेटी को कैसे जन्म दे सकती हूँ जो मुसीबत का सामना करने पर जरा सा भी सही फैसला नहीं ले सकती। मुतांगचुन फूट फूट कर रो पड़ी। उसका दिल दुखों से भर गया। मम्मी ने उसे पहले कभी इतनी बुरी तरह नहीं डांटा था। क्या वह हमेशा अपनी माँ का गौरव नहीं थी? उसके बगल में मुँह बाइकवान अभी भी मरे हुए होने का नाटक कर रहा था, सिर नीचे झुकाए हुए। उसकी आंखों में दुख या खुशी का कोई निशान नहीं था, लेकिन उसके दिल में भयंकर लहरें उठ रही थीं। आखिर क्या हुआ? मुझे ने सिर्फ कुछ साधारण शब्द कहे, फिर भी इसने इस परिवार में उस स्थिति को हिलाकर रख दिया जिसे मैंने इतनी मेहनत से हासिल किया था। यह साफ तौर पर सिर्फ शुरुआत है। अगर यह स्थिति जारी रही तो क्या मेरा भविष्य पूरी तरह बर्बाद नहीं हो जाएगा? मुँह बाइकवान ऐसा होने की अनुमति बिल्कुल नहीं दे सका था, इसलिए वह सूही की जलती हुई नजर को नजरअंदाज करते हुए बोला, मम्मी प्लीज तीसरी दीदी को दोष मत दीजिए। हम दोनों में से किसी को विश्वास
नहीं था कि वह कहानी सच थी। हम तो बस जल्दी से घर पहुंचकर देखना चाहते थे कि चीजें कैसी हैं। अगर आप किसी को दोष देना चाहती हैं तो मुझे दीजिए। यह इसलिए था क्योंकि मैंने चीजों को काफी स्पष्ट रूप से नहीं सोचा था। उसने जो कुछ कहा उसे सुनकर मैं अपनी हंसी नहीं रोक सका। वो बाइकवान मुड़ा, अपने दांत भींचते हुए बोला, भाई तुम किस बात पर हंस रहे हो? मैंने अपने कंधे उचका दिए। इससे तुम्हारा क्या लेना देना? वैसे भी मैं तुम्हें बताने की जहमत नहीं उठाने वाला। लेकिन अपने मन में मैं सिस्टम को उकसाता रहा। एर्गो इसे जारी रखो, यह गॉसिप बहुत दिलचस्प होती जा रही है। ठीक उसी समय बाइकवान अचानक फूट फूट कर रोने लगा। भाई मुझे पता है कि तुम मेरे खिलाफ हो। यह सब मेरी ही वजह से है कि तुम्हें बाहर भटकना पड़ा और इतनी कठिनाइयाँ झेलनी पड़ी। मैं यहाँ से खुद अपनी मर्जी से चला जाऊंगा ताकि तुम्हारे माता पिता तुम्हें वापस मिल सकें। प्लीज बस मुझे माफ कर दो। भले ही वह बाहर से बहुत गंभीर दिख रहा था, लेकिन अपने दिल में वह मुझसे इतनी नफरत करता था कि अपने दांत पीस रहा था। क्या मम्मी ने मुझे समझदार न होने के लिए दोष नहीं दिया? तो मैं एक बार समझदार बनने की कोशिश करूंगा। मैं खुद चला जाऊंगा, उनके अनमोल सगे बेटे को यहाँ अकेला छोड़ दूंगा। इतना ही काफी होना चाहिए, है ना? मैं तुरंत किनारे खिसक गया ताकि जगह बन सके। मत करो प्लीज, ऐसा मत करो। मैं तुम्हारा भाई नहीं हूँ। तुम और मैं बिल्कुल भी करीब नहीं है। यह नकली इंसान मेरे साथ एक कदम पीछे दो कदम आगे वाली चाल चलने की कोशिश कर रहा है। अगर वह सचमुच समझदार होता तो उसने बहुत पहले ही अपना बोरिया बिस्तर समेट लिया होता और चला गया होता। उसने छोड़ने की मांग करने के लिए इसी सटीक पल को क्यों चुना? साफ तौर पर सूही में उसे जाने देने की हिम्मत अभी नहीं होगी, है ना? अंत में जिसे छोड़ना होगा वह निश्चित रूप से मैं ही हूँगा। सिस्टम ने भी सहमति में सिर हिलाया। यह सही है। अगर सब कुछ मूल कहानी के अनुसार ही चलता है तो अंत में जिसे छोड़ना होगा वह वास्तव में तुम ही हो। अपने दिल में मैंने एक हकी हुई सांस ली। मुझे पता था वे सब वास्तव में सिर्फ नाटक कर रहे हैं, लेकिन क्या वह नकली इंसान वास्तव में एक औरत है? वह नाजुक लचीला अंदाज एक वाक्य पूरा करने से पहले ही वह 3 बार रोने के लिए तैयार हो जाता है। क्या वह सामान्य दिनों में भी हमेशा इसी तरह का नाटक करता है? इसके चलते भले ही मुँह परिवार स्थिर हो, यह सारा रोना धोना देर सबेर कोई न कोई आफत लेकर ही आएगा। सूही मेरे अंदर के विचारों को सुनते हुए बाइकवान पर अपनी आंखें टिकाए हुए थी और अपने दिल में वह सचमुच बेहद परेशान और थकी हुई महसूस कर रही थी। अगर यह अतीत में होता, जब भी वह बाइकवान को इस तरह रोते और सिसकते हुए देखती और फिर जाने की मांग करते हुए सुनती, तो वह निश्चित रूप से उसे गले लगाने के लिए दौड़ पड़ती, उसे सांत्वना देने की पूरी कोशिश करती और यहाँ तक कि उसे एक बैंक कार्ड देने के लिए भी तैयार हो जाती ताकि वह जो चाहे खरीद सके। लेकिन अब अपने सगे बेटे के गुप्त विचारों को समझने के बाद उसे अचानक एहसास हुआ कि इस पूरे समय में वह इस भद्दे नाटक से पूरी तरह धोखा खा रही थी। वह जितना ज्यादा इसके बारे में सोचती उसे उतना ही बुरा लगा। जैसे ही यह विचार उसके मन में आया, सूही ने बाइकवान को एक तीखी और चिढ़ी हुई नजर से देखा। तुम आखिर किस तरह का खेल खेलने की कोशिश कर रहे हो? यह सब दुखी होकर विलाप करना क्या है? हमारा पूरा परिवार अभी भी जीवित है। तुम्हें यहाँ एक पेशेवर रोने वाले की तरह नाटक करने की कोई जरूरत नहीं है। अब से तुम मेरे सामने सामान्य व्यवहार करोगे और हर छोटी बात पर आंसू बहाना बंद करोगे। इस तरह दयनीय और जनाना व्यवहार करना सिर्फ शर्मनाक है। मुतांगचुन ने भी बाइकवान की तरफ देखते हुए भौहें सिकोड़ी। बाइकवान, मम्मी यह सिर्फ तुम्हारी भलाई के लिए कह रही है। तुम्हें अपनी यह आदत सुधारनी चाहिए, वरना बाहरी लोग परिवार पर हंसेंगे। बाइकवान के आंसू सूखने भी नहीं पाए थे कि उसका पूरा शरीर अपनी जगह पर जम गया। अतीत में मुझे वास्तव में रोना भी नहीं पड़ता था। मुझे बस ऐसा दिखना होता था जैसे मैं रोने ही वाला हूँ और पूरा परिवार मुझे सांत्वना देने के लिए दौड़ पड़ता था। अब जब मैं इतना समझदार बन रहा हूँ तो वे मुझसे कह रहे हैं कि मैं गलत हूँ। इस परिवार को आखिर हो क्या गया है? मैं अंदर ही अंदर हंसी के मारे मरा जा रहा था। वह नकली इंसान कितना उलझ गया होगा, है ना? वह निश्चित रूप से यह समझ ही नहीं पा रहा होगा कि उसके आंसुओं का जादू इस तरह क्यों गायब हो गया। लेकिन सच कहूँ तो मुझे भी समझ नहीं आ रहा है। ऐसा क्यों लग रहा है कि मैडम सू और तीसरी बहन कहानी प्लॉट का पालन नहीं कर रही हैं। यह रात के खाने का समय था। बाइकवान अपनी आरक्षित सीट पर बैठ गया। यह स्थिति घर में उसकी हैसियत का सबसे व्यावहारिक प्रमाण थी। अतीत में भले ही कोई विशिष्ट अतिथि क्यों न आए, कोई उसकी सीट नहीं ले सका था। हालांकि जैसे ही वह बैठा, सूही चलकर वहाँ आई। दूसरी तरफ खिसक जाओ, मुझे को यहाँ मेरे बगल में बैठने दो। इस बार बाइकवान सचमुच रोना चाहता था। क्या मैं वह खजाना नहीं था जिसे मम्मी सबसे ज्यादा प्यार करती थी? आखिर क्या हो गया? वह उदास होकर मेज के एक कोने पर बैठ गया। उसका चेहरा एक ऐसे अच्छे बच्चे जैसा था जिसके साथ अन्याय हुआ हो। मम्मी, तीसरी दीदी, भाई, प्लीज आप लोग खाना खाइए, प्लीज खाइए। मैं पापा और छोटों के घर आने का इंतजार करना चाहता हूँ ताकि हम सब साथ मिलकर खा सकें। सूही ने चिढ़कर कहा, तुम्हारे पापा पहले ही कह चुके हैं, उनका इंतजार करने की कोई जरूरत नहीं है। वह फिर से अपनी चालें शुरू कर रहा है, हर मौके पर दुखी होने का नाटक कर रहा है। मैंने पहले उसे इतना बर्दाश्त कैसे कर लिया? बाइकवान ने एक नकली मुस्कान बिखेरी। आपकी चिंता के लिए धन्यवाद मम्मी। भले ही मैंने पूरी दोपहर कुछ नहीं खाया है, लेकिन मैं अभी सचमुच नहीं खा सका। मुझे पहले पापा और अपनी बहनों को घर आते देखना है। आप सब बस खाइए, मेरी चिंता मत कीजिए। मैंने उसकी तरफ ध्यान देने की हिम्मत नहीं उठाई। खटे मीठे रिब, स्वीट एंड सॉर रिब का एक टुकड़ा उठाया, उसे अपने मुंह में डाला और खाने लगा। और खाते खाते अपने दिमाग में उसकी पोल खुलने वाले राज सुनने लगा। छोटे मालिक, उस नकली इंसान ने आज अपने दोस्तों को दावत दी थी जिसमें पूरे 3 मिलियन युआन खर्च हुए। उसने तब तक खाया जब तक कि वह पूरी तरह भर नहीं गया, इसीलिए वह इस खाने की तरफ देख भी नहीं रहा है। वह सिर्फ जानबूझकर ऐसा कह रहा है। यह सुनकर मैं अपने मुंह के को लगभग थूकने ही वाला था। हे भगवान, एक बार के खाने के लिए 3 मिलियन युआन। उसने आखिर ऐसा क्या खाया जो इतना महंगा था? क्या परिवार के पास नोट छापने
मापने की मशीन है। पहले एक द्वी पर 50 मिलियन खर्च किए, अब 3 मिलियन युआन का खाना। इस तरह जीना तो अमर होने से भी बेहतर है। कोई आश्चर्य नहीं कि वह नकली इंसान मुझे बाहर धकेलने की हर संभव कोशिश कर रहा है। मुझे सिर्फ परिवार की संपत्ति हड़पने के लिए बाहर निकालना चाहता है। सुई ने अपनी चॉपस्टिक्स को कसकर पकड़ लिया। एक बार के खाने पर 3 मिलियन युआन खर्च करना, यहाँ तक कि मैंने मैडम मु ने भी कभी इतनी फिजूल खर्ची नहीं की। मुबाइकवान परिवार की संपत्ति भी हड़पना चाहता है। अपने सपनों में लड़के। वह मुबाइकवान की तरफ मुड़ी, उसकी नजरें हड्डियों को जमा देने वाली ठंडी थीं। क्या तुमने हाल ही में कुछ दिलचस्प खरीदा है? तुम आज किससे मिलने गए थे? मुबाइकवान ने सोचा कि उसकी माँ उसकी परवाह कर रही है, इसलिए उसने खुशी खुशी जवाब दिया, मम्मी मैंने हाल ही में बस मनोरंजन के लिए एक छोटा सा द्वीप खरीदा है। मैंने आज ज्यादा कुछ नहीं किया, बस कुछ दोस्तों से थोड़ी देर के लिए मिला था। सुई अंदर ही अंदर और भी ज्यादा गुस्से से भर गई। तो उस द्वीप की कीमत इतनी थी? क्या तुम बिना खाना खाए दोस्तों से मिले थे? उनके बगल में बैठी मोतांगचुन भी पूरी तरह दंग रह गई।